नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के नज़रिए से अपने शरीर को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। हम बात करेंगे उन बुनियादी तत्वों की, दोष, धातु और मल। हाँ, वो तत्व जिनसे हमारा पूरा शरीर बनता है और चलता है। और इस सफर में हमारा गाइड होगा महर्षि वाग्भट का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम। खासतौर पर इसका सूत्र स्थान का 11वां अध्याय दोषादि विज्ञानी अध्याय है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन तत्वों के असली रूप और काम को समझना, ताकि हम सेहत के राज को और बेहतर जान सकें। सही कहा, क्योंकि देखिए सेहत का मतलब ही संतुलन है, जिसे आयुर्वेद साम्यावस्था कहता है। साम्यावस्था। हाँ, और किसी भी गड़बड़ी को मतलब रोग को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये संतुलन है क्या, और ये अध्याय इसी संतुलन से शुरू होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं शरीर की बुनियाद से। ग्रंथ की पहली ही पंक्ति कहती है, दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? मूल यानी जड़। एकदम सही पकड़ा आपने। मूल मतलब जड़, जैसे पेड़ की जड़ें उसे थामे रखती हैं, पोषण देती हैं। वैसे ही ये तीनों दोष, धातु और मल हमारे शरीर की जड़ है। जब ये संतुलित होते हैं तो शरीर को चलाते हैं, पोषण देते हैं, स्वस्थ रखते हैं। कमाल है। तो ये तीनों मिलकर ही शरीर को बनाते और चलाते हैं। बिल्कुल, संतुलन में। तो जब ये संतुलन में है तो करते क्या हैं? सबसे पहले वाद दोष की बात करते हैं, जिसे चला भी कहा गया है शायद। हाँ, चला मतलब जो चलायमान है, गतिशील है। वाद का स्वाभाविक गति है। तो संतुलित वाद क्या करता है? देखिए, ग्रंथ बताता है, उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनये सम्यक गत्या च धातूनाम अक्षाणाम पाटवेन च अनुगृह्णात्य विकृतः। जब वाद अविकृत होता है, मतलब बिगड़ा हुआ नहीं, संतुलित होता है, हाँ। तो वो शरीर पर अनुग्रह करता है, मतलब मेहरबानी करता है। अच्छा। कैसे? हाँ। हमें उत्साह देता है, हर काम में जोश। हमारी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, उच्छ्वास और निश्वास, उसे सहज बनाए रखता है। ठीक है। शरीर की हर हरकत, मतलब चलना, बोलना, सोचना भी, ये सब चेष्टा है, ये वाद से ही होती है। अच्छा, सोचने में भी बात करो ले। हाँ, मानसिक चेष्टा भी। और जो शरीर की गंदगी है, मल मूत्र वगैरह, उन्हें बाहर निकालना, वेग प्रवर्तन, ये भी वाद का काम है। फिर धातुओं तक पोषण पहुंचाना, मतलब सम्यक गति। और हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, उन्हें तेज रखना, अक्षाणाम पाटवम, ये सब संतुलित वाद करता है। तो मतलब शरीर की सारी हलचल, कम्युनिकेशन, सब वाद के जिम्मे। मोटा मोटा कह सकते हैं, गति और संचार। अच्छा, अब आते हैं पित्त पर। संतुलित पित्त के क्या काम है? पित्त के लिए ग्रंथ कहता है, पित्तम पक्त्युष्म दर्शने क्षुत्तृष्ट रुचि प्रभा मेधाधीशो। पित्त का मुख्य काम है पक्ति। पक्ति। हाँ, पक्ति मतलब पाचन, ट्रांसफॉर्मेशन। जो खाया उसे पचाना, उसे ऊर्जा में बदलना। ठीक है। शरीर की ऊष्मा मतलब गर्मी, तापमान बनाए रखना। हमारी देखने की शक्ति, दर्शन। भूख लगना, प्यास लगना, खाने में स्वाद आना, रुचि। शरीर की चमक, प्रभा, त्वचा की चमक। हाँ, प्रभा। फिर बुद्धि, याददाश्त, मेधा, हिम्मत, शौर्य और त्वचा का मुलायम होना, तनु मार्दव, ये सब संतुलित पित्त के काम हैं। तो शरीर की गर्मी, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब पित्त से जुड़ा है। बिल्कुल। पित्त शरीर में रूपांतरण और ऊर्जा का सिद्धांत है। और तीसरा दोष कफ या श्लेष्मा, इसके बारे में बताइए। हाँ, संतुलित कफ के लिए कहा गया है, श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधिबंधा क्षमादिभिः। कफ शरीर को स्थिरता देता है, एक ढांचा। स्निग्धत्व मतलब जरूरी चिकनाई, ल्यूब्रिकेशन, ताकि अंगों में रगड़ ना हो। जोड़ों को मजबूती देना, संधिबंध। अच्छा, जोड़ों के लिए जरूरी है। बहुत। और क्षमा यानी सहन शक्ति। टीकाकार इसमें अलोलुपता मतलब संतोष भी जोड़ते हैं। तो कफ है स्थिरता, संरचना और स्नेहन। तो ये तीनों वात, पित्त, कफ जब ठीक हों तो गाड़ी बढ़िया चलती है। एकदम। दोषों के बाद आते हैं धातु, जिन्हें हम शायद टिश्यूज कह सकते हैं। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं शरीर के निर्माण खंड। इनके बारे में ग्रंथ क्या कहता है? इनके काम क्या है? ग्रंथ 7 धातुओं के सबसे जरूरी काम मतलब श्रेष्ठ कर्म बताता है। श्लोक है, प्रेरणम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णे
गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम। अच्छा, क्रम से। हाँ, क्रम से। पहला रस धातु, इसका काम है प्रीणन, पोषण देना, तृप्ति देना। फिर रक्त, इसका काम है जीवन, जीवन देना, ऑक्सीजन पहुंचाना, प्राण धारण करना। ठीक। तीसरा मांस, काम है लेप, शरीर को ढकना, आकार देना। चौथा मेद यानी वसा, काम है स्नेह, चिकनाई देना, अंगों को सुरक्षित रखना, कुशनिंग देना। अच्छा। पांचवां अस्थि यानी हड्डी, काम है धारण, शरीर को सहारा देना, ढांचा बनाना। छठा मज्जा, मतलब बोन मैरो, काम है पूर्ण, हड्डियों के अंदर के खालीपन को भरना। अच्छा, भरना। हाँ। और सातवां शुक्र धातु, इसका काम है गर्भोत्पाद, संतान पैदा करने की क्षमता। तो ये इनके मुख्य काम हो गए। हाँ, श्रेष्ठ कर्म। वैसे हर धातु अपनी अगली धातु को पोषण भी देती है, ये भी उनका काम है। यानी ये एक चेन की तरह है, एक के बाद एक। बिल्कुल। अब आते हैं मलों पर, मतलब शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्या संतुलन की अवस्था में इनका भी कोई जरूरी काम है? हाँ, बिल्कुल है। ऐसा नहीं कि ये बस बेकार है। ग्रंथ कहता है अवष्ठम्बा पुरुषस्य मूत्रस्य क्लेदगहनम स्वेदस्य क्लेदवृद्धिः। पुरुष यानी मल, उसका काम है अवष्ठम्भ। अवष्ठम्भ, इसका क्या मतलब? इसका एक मतलब है शरीर को थामे रखना, एक तरह का आधार देना, पेट को भरा रखना। अच्छा। मूत्र का काम है क्लेदवाहन, शरीर से फालतू तरल गंदगी क्लेद को बाहर निकालना। ठीक है। और स्वेद यानी पसीना, इसका काम है क्लेद वृद्धि, त्वचा की नमी बनाए रखना, उसे सूखने नहीं देना। तो संतुलित अवस्था में ये मल भी जरूरी काम कर रहे हैं। हाँ जी। ये तो हुई संतुलन की बात, जब सब ठीक है। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ता है तब क्या होता है? पहले देखते हैं जब ये तत्व बढ़ जाते हैं, मतलब वृद्धि। वात के बढ़ने पे क्या होता है? वृद्धस्तु अनिलः। हाँ, जब वात बढ़ता है तो उसके अपने गुण जैसे रूखापन, हल्कापन, ठंडापन, गति, वो शरीर में ज्यादा दिखने लगते हैं। अच्छा। ग्रंथ कुछ लक्षण बताता है। कार्श्य कार्शनोष्ण का मत्व कुंपानाः, शक्रुद्ग्रह बल निद्रेंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनताः। जैसे कार्श्य मतलब दुबलापन, कार्ष्ण्य यानी शरीर का रंग थोड़ा काला या गहरा पड़ जाना रूखेपन से। कंप यानी कंपी, पाचन गड़बड़ा सकता है। आनाह मतलब पेट फूलना, गैस बनना। शक्रुद्ग्रह यानी कब्ज। बलभ्रंश, निद्राभ्रंश, इंद्रिय भ्रंश मतलब ताकत कम होना, नींद उड़ जाना, इंद्रियों का ठीक से काम ना करना। बाप रे। हाँ, और मन में बेचैनी, फालतू बोलना, प्रलाप, चक्कर आना, भ्रम, दीनता मतलब लाचार दिखना, ये सब वात वृद्धि के लक्षण हो सकते हैं। तो मूल रूप से शरीर में रूखापन, अनियमितता और एक तरह का क्षय बढ़ने लगता है। सही। और अगर पित्त बढ़ जाए? हाँ, पित्त मतलब गर्मी। हाँ, पित्त के गुण है गर्मी, तीखापन, थोड़ा तरल होना। तो इसके बढ़ने पर यही गुण ज्यादा दिखेंगे। ग्रंथ के अनुसार पीतविन्म मूत्र नेतृत्वक्षुक्रीडाः अल्पनिद्रताः पित्तम आह, शरीर में दाह बढ़ जाती है, जलन, त्वचा, आंखें, मलमूत्र पीले पड़ सकते हैं, पीत, बहुत ज्यादा भूख प्यास लगती है, एसिडिटी वगैरह। हाँ, वो भी हो सकती है। नींद कम आती है, अल्पनिद्रता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। ठीक है। और कफ के बढ़ने पर? कफ मतलब भारीपन, ठंडापन, चिकनाई। हाँ, तो कफ बढ़ने पर यही गुण शरीर में ज्यादा दिखाई देंगे। श्लोक कहता है श्लेष्माग्नि सदन प्रसेकालस्य गौरवम श्वेत्य शैत्य श्लथांगत्वम श्वासकासा अतिनिद्रताः। अग्नि सदन मतलब पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, भूख नहीं लगती। शरीर में भारीपन, गौरव, सुस्ती, आलस्य महसूस होती है, ठंड ज्यादा लगती है। अच्छा। अंगों में ढीलापन, श्लथांगत्व आ सकता है, बलगम ज्यादा बनता है, जिससे खांसी या सांस लेने में दिक्कत, श्वास हो सकती है, और नींद बहुत आती है, अतिनिद्रता। ग्रंथ धातुओं और मलों की वृद्धि के बारे में भी बताता है। क्या हम सबके लक्षण विस्तार से देखें या कोई पैटर्न है इनमें? देखिए, हर एक के विस्तार में जाएंगे तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक पैटर्न जरूर है। क्या पैटर्न है? जैसे ग्रंथ खुद कहता है रसोपि श्लेष्मोवत, मतलब रस धातु की वृद्धि कफ वृद्धि जैसे लक्षण पैदा करती है, जैसे पाचन कमजोर होना, भारीपन। अच्छा। इसी तरह रक्त की वृद्धि पित्त वृद्धि जैसे लक्षण दिखाती है, गर्मी, जलन, लालिमा वाले रोग।
और मांस व मेद धातु की वृद्धि कफ वृद्धि जैसे भारीपन, गांठें, मोटापा। तो ये एक तरह से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ खास उदाहरण ले तो जैसे मेद धातु यानी चर्बी के बढ़ने से मोटापा आता है, थोड़े काम में ही थकान, सांस फूलना, शरीर थुलथुला हो जाता है। अस्थि के बढ़ने से हड्डी बढ़ सकती है या कोई फालतू दांत निकल सकता है। ओहो। मज्जा बढ़ने से शरीर और आंखों में भारीपन लगता है। शुक्र बढ़ने से कामेच्छा बहुत बढ़ जाती है। और मलों का? मलों में भी वही बात। पुरुष यानी मल बढ़ने से पेट फूलता है, दर्द होता है, भारीपन लगता है। मूत्र बढ़ने से बार बार पेशाब आता है, मूत्राशय में दर्द हो सकता है। स्वेद यानी पसीना बढ़ने से ज्यादा पसीना, बदबू, खुजली होती है। तो मूल बात यह है कि जो चीज बढ़ती है उसी के गुण शरीर में ज्यादा दिखने लगते हैं और उससे जुड़े अंगों या कामों में दिक्कत आती है। एकदम सही, यही सार है। अब इसकी उल्टी स्थिति देखते हैं। क्षय मतलब कमी होना। वात के कम होने पर क्या होता है? वात का काम था गति देना, उत्साह देना। हाँ, तो वात कम होने पर इसका ठीक उल्टा होगा। देखिए श्लोक, लिंगम क्षीणे अनिले अंगस्य सादो अल्पम भाषत हीतम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्मो वृद्धि युक्ता मय संभव 15। अंगसाद मतलब शरीर में कमजोरी, थकावट। अल्पम भाषित इहितम बोलने का मन नहीं करता, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, सुस्ती। संज्ञा मोह थोड़ी बेहोशी सी, कंफ्यूजन। और क्योंकि वात कम हुआ है तो उसके उल्टे गुण वाला कौन है? कफ। कफ। हाँ, तो कफ के लक्षण बढ़ सकते हैं जैसे भारीपन, पाचन की और कमी, श्लेष्म वृद्धि युक्तामय संभवः। अच्छा। और पित्त के कम होने पर, पित्त मतलब गर्मी और पाचन। तो जाहिर है पित्त कम होगा तो गर्मी और पाचन कम हो जाएंगे। पित्ते मंदोनलः शीतम प्रभाहानि। मंदोनला पाचन अग्नि धीमी पड़ जाती है, शरीर में ठंडक महसूस होती है, शरीर की चमक कम हो जाती है, प्रभाहानि। और कफ के कम होने पर? कफ मतलब स्थिरता, चिकनाई। तो कफ कम होने पर शरीर में स्थिरता और चिकनाई कम होगी। कफे भ्रम श्लेष्मा शयानाम शून्यत्वम हृद्रव श्लथ संधिता। भ्रम यानी चक्कर आना, स्थिरता कम हो गई ना। हाँ। श्लेष्मा शयानाम शून्यत्वम, कफ के जो स्थान हैं जैसे छाती, सिर, जोड़, उनमें खाली खाली सा महसूस होता है। अच्छा। हृद्रव दिल में घबराहट, पैल्पिटेशंस। श्लथ संधिता जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। धातुओं और मलों के क्षय के बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। क्या यहाँ भी वैसा ही पैटर्न है? हाँ, पैटर्न वही है। क्षय होने पर उस धातु या मल से जुड़े काम या गुण कम हो जाते हैं। जैसे रस क्षय में शरीर रूखा, रौक्ष क्षय हो जाता है, थकान, श्रम, सूखापन, शोष लगता है, आवाज सहन नहीं होती, शब्दास सहिष्णुता। रक्त क्षय में खट्टी और ठंडी चीजें खाने का मन करता है, नसें ढीली पड़ती हैं। मांस क्षय में गाल कूल्हे पिचक जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है। अच्छा। मेद क्षय में दुबलापन आता है, कमर सुन्न हो सकती है। अस्थि क्षय में हड्डियों में दर्द होता है, दांत, बाल, नाखून गिरने लगते हैं। ओह। मज्जा क्षय से हड्डियां खोखली लगती हैं, चक्कर आते हैं। शुक्र क्षय में यौन समस्याएं हो सकती हैं। पुरीश क्षय में पेट में गैस ऊपर चढ़ती है, दर्द करती है। मूत्र क्षय में पेशाब कम आता है, मुश्किल से आता है। स्वेद क्षय में बाल झड़ते हैं, त्वचा फटती है। तो ये वृद्धि और क्षय को समझने का कोई आसान तरीका या कोई सामान्य नियम भी है? हाँ, ग्रंथ एक सामान्य सिद्धांत देता है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोषादीनाम यथा स्वम च विद्यात् वृद्धि क्षयो भिषक क्षयन विपरीतानाम गुणानाम वर्धनेन च। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि किसी चीज की वृद्धि तब होती है जब उसके विपरीत गुणों की कमी हो, और क्षय तब होता है जब विपरीत गुणों की वृद्धि हो। उदाहरण देकर समझाएंगे? हाँ, जैसे वात के गुण क्या हैं? रूखा, ठंडा, हल्का। तो वात शरीर में तब बढ़ेगा जब इसके उल्टे गुण चिकनाई, गर्मी, भारीपन, इनकी कमी होगी। अच्छा। और वात कम कब होगा? जब शरीर में चिकनाई, गर्मी, भारीपन बढ़ेंगे, मतलब विपरीत गुणों के बढ़ने से क्षय होता है। ठीक है, समझ गया। और मलों के लिए एक और सीधा नियम है, वृद्धि मलानाम संगाच्चा क्षयम चा अति विसर्गतः। मतलब मल अगर रुक जाए, संग निकले नहीं, तो बढ़ जाते हैं, और अगर बहुत ज्यादा निकल जाए, अति विसर्ग, तो कम हो जाते हैं। सीधा हिसाब। क्या वृद्धि और क्षय में से कोई एक ज्यादा तकलीफदेह होता है? ज्यादा बुरा कौन सा है? हाँ, ये ग्रंथ बताता है। देखिए, मलोचित्वा देहस्य
क्षयो वृद्धेस्तु पीडनः। क्षयो वृद्धेस्तु पीडना, मतलब क्षय ज्यादा पीड़ादायक है। हाँ, ग्रंथ कहता है कि क्षय यानी कमी होना वृद्धि यानी बढ़ने से ज्यादा पीड़ादायक होता है। फिर ऐसा क्यों? कारण दिया है मलोचित्वा देहस्य, मतलब शरीर दोष धातु मल के एक निश्चित मात्रा का आदि उचित होता है, उसे उतनी मात्रा में रहने की आदत होती है। जब अचानक वो चीज कम हो जाती है क्षय, तो शरीर को ज्यादा बड़ा झटका लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अक्सर बढ़ने को ही बुरा मानते हैं। हाँ, पर आयुर्वेद का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है यहाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि शरीर के अंदर ये सब तत्व, दोष, धातु, मल, ये एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? इनका आपस में रिश्ता क्या है? इनका रिश्ता है आश्रय आश्रयी का। आश्रय आश्रयी। हाँ, मतलब एक है रहने की जगह आश्रय और दूसरा है उसमें रहने वाला आश्रयी। कंटेनर और कंटेंट समझिए। हाँ, ग्रंथ बताता है तत्रास्थने स्थितो वायुः पित्तम तु स्वेद रक्तन्यो श्लेष्मा शेषेषु। मतलब वात मुख्य रूप से अस्थि हड्डी में रहता है, हड्डी वात का आश्रय है। पित्त रहता है स्वेद पसीने और रक्त में, तो स्वेद और रक्त पित्त के आश्रय हुए। ठीक है। और कफ वो बाकी सब में, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीश, इन सब में कफ रहता है। ये सब कफ के आश्रय हैं। तो इस रिश्ते का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तेनेषामाश्रयाश्रयिणाम मिथः 26 यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौषधम्। आमतौर पर जो चीज आश्रय को बढ़ाएगी या घटाएगी, वो उसमें रहने वाले आश्रयी को भी बढ़ाएगी या घटाएगी। अच्छा। और इसीलिए अक्सर उनका इलाज औषधम भी एक जैसा होता है। क्या इस नियम का कोई अपवाद भी है, कोई एक्सेप्शन? हाँ है, और वो बहुत जरूरी है। ग्रंथ कहता है अस्थि मारुतयोर नैवम। अस्थि मारुतयोः न एवं, मतलब अस्थि और वात मारुत के बीच ऐसा नहीं है। बिल्कुल, इनके बीच ये नियम उल्टा चलता है। उल्टा कैसे? जो चीजें अस्थि को पोषण देती हैं, बढ़ाती हैं, जैसे घी, दूध, मीठी भारी चीजें जिन्हें तर्पण या बृंहण कहते हैं, हाँ, वो चीजें वात को शांत करती हैं, कम करती हैं। ओह। और जो चीजें वात को बढ़ाती हैं, जैसे रूखी, हल्की, कड़वी चीजें जिन्हें लंघन या अपतर्पण कहते हैं, वो चीजें अस्थि को कमजोर करती हैं, उसका क्षय करती हैं। अच्छा, तो अस्थि और वात का रिश्ता एकदम उल्टा है। बिल्कुल, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो फिर इलाज कैसे होगा? हाँ, इसी से एक सामान्य चिकित्सा सिद्धांत निकलता है। ग्रंथ कहता है कि आमतौर पर वृद्धि तर्पणात् श्लेष्मणानुगता, पोषण तर्पण से जुड़ी होती है और उसका संबंध कफ से होता है। और क्षय संक्षयस्तद्विपर्यात् वायुना अनुगतः, इसके उलट रूखेपन अपतर्पण से जुड़ा होता है और उसका संबंध वात से होता है। ठीक है। इसलिए सामान्य नियम ये है, वृद्धि क्षय समुद्भवान 28 विकारान सादेच शीघ्रम क्रमाल लंघन बृंहनये। मतलब वृद्धि से हुई बीमारियों का इलाज लंघन हल्का करने वाले उपाय से करना चाहिए और क्षय से हुई बीमारियों का इलाज बृंहन पोषण देने वाले उपाय से करना चाहिए। वृद्धि में लंघन, क्षय में बृंहन, ये सामान्य नियम है। हाँ, लेकिन वात के मामले में तो ये उल्टा होगा, जैसा आपने बताया। एकदम सही। इसीलिए ग्रंथ आगे कहता है वायोर नेत्र तज्जांस्तु तैरे उत्क्रम योजितैहि। वायोः अन्यत्र। हाँ, मतलब ये नियम वृद्धि में लंघन, क्षय में बृंहन, वात को छोड़कर वायोः अन्यत्र बाकी सब पर लागू होता है। अच्छा। वात की बीमारियों तज्जान में इन्हीं उपायों लंघन बृंहन को उल्टे क्रम उत्क्रम योजितैहि में लगाना है। यानी अगर वात बढ़ा हुआ है तो उसका इलाज बृंहन से करें, पोषण दें, तेल मालिश करें, गरम और स्निग्ध चीजें दें। ठीक। और अगर वात कम हो गया है तो उसका इलाज लंघन से करें, थोड़ा हल्का भोजन दें, थोड़ी रूखी चीजें दें। ये समझना तो बहुत ही जरूरी है, खासकर वात के लिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ग्रंथ में कुछ खास बीमारियों के लिए भी कुछ खास इलाज बताए गए हैं क्या, संक्षेप में? हाँ, कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे रक्त वृद्धि में खून निकालना, रक्तस्त्रुति या दस्त कराना विरेचन, मांस वृद्धि में सर्जरी, क्षारकर्म, अग्निकर्म, मेद वृद्धि का इलाज मोटापे, स्थौल्य की तरह, और मेद क्षय का दुबलेपन, काश्य की तरह। अस्थि क्षय में कड़वी दवाओं से पकाए दूध घी की बस्ती देना। अच्छा, बस्ती? हाँ, एनेमा,
पुरीश क्षय में भेड़ बकरी का मांस या मज्जा और कुछ खास दालें बताई हैं। मूत्र वृद्धि का इलाज मधुमेह, मेह की तरह, और मूत्र क्षय का मूत्रकृच्छ, पेशाब में जलन रुकावट की तरह। स्वेद क्षय में व्यायाम, मालिश, सेंक, स्वेदन और थोड़ा मद्यपान भी बताया है। ये बस उदाहरण है मतलब। हाँ, ये संकेत है कि सिद्धांत वही लागू हो रहा है, बढ़े हुए को कम करना, कम हुए को बढ़ाना, गुणों को ध्यान में रखते हुए। इन सब गड़बड़ियों में हमारी पाचन शक्ति, हमारी अग्नि, उसका क्या रोल है? अग्नि का तो बहुत अहम रोल है। देखिए, ग्रंथ कहता है, स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेरंशा धातुषु संश्रिताः तेषां सा दातिदीप्तिभ्याम धातु वृद्धि क्षयोद्भवः। इसका क्या अर्थ है? हमारी जो मुख्य पाचन अग्नि है पेट में, कायाग्नि, उसके अंश हर धातु में भी होते हैं। उन्हें धात्वाग्नि कहते हैं। अच्छा। हर धातु की अपनी अग्नि। हाँ, समझिए ऐसा। अब अगर ये धात्वाग्नि मंद, साध पड़ जाए, कमजोर हो जाए, तो वो उस धातु को ठीक से पचा नहीं पाएगी, अगली धातु में बदल नहीं पाएगी। तो अधपकी धातु जमा होगी और उसी को वृद्धि कहेंगे। और अगर तेज हो जाए? हाँ, अगर धात्वाग्नि बहुत तेज, अतिदीप्ति हो जाए, तो वो उस धातु को ही ज्यादा जला देगी, कंज्यूम कर लेगी। उससे धातु का क्षय होगा। तो धातु की वृद्धि और क्षय में धात्वाग्नि का सीधा रोल है। बिल्कुल। और एक बात और है, पूर्व धातु परम कुर्याद रुद्ध क्षीणश्च तद्विधम। मतलब पहली वाली धातु की स्थिति अगली धातु को प्रभावित करती है। अगर रस धातु बढ़ी हुई है तो रक्त भी बढ़ सकता है, रस कम है तो रक्त भी कम हो सकता है। ये तो पूरी चेन रिएक्शन जैसी बात हो गई। हाँ, कुछ वैसा ही। और इन सब गड़बड़ियों से आखिर में बीमारी कैसे बनती है? पूरी प्रक्रिया क्या है? ग्रंथ इसका भी क्रम बताता है। दोषा दुष्टा रसैर धातुन दुष्यन्त्योभिः मलान मला मलयानानि स्युर यथा स्वम तेषु गदाः। थोड़ा आसान करके समझाएंगी? हाँ, सबसे पहले गलत खानपान या जीवन शैली रसैः से दोष बिगड़ते हैं, दुष्टाः। ठीक है। फिर ये बिगड़े हुए दोष धातुओं को खराब, दुष्यन्ति, करते हैं। फिर बिगड़े हुए दोष और खराब धातुएं दोनों मिलकर मलों को खराब करते हैं। अच्छा। और आखिर में ये खराब मल अपने निकलने के रास्तों, मलायान जैसे मुंह, नाक, कान, आंखें, मल मूत्र के रास्ते, त्वचा के रोम छिद्र, इनको या तो रोक देते हैं या खराब कर देते हैं। और जब रास्ते रुकते हैं, हाँ, तो वहीं पर उस जगह की बीमारियां यथास्वम गदा पैदा हो जाती हैं। जैसे नाक का रास्ता रुका तो जुकाम, कान का रोका तो कान के रोग। तो ये पूरी प्रक्रिया रोग बनने की। हाँ, दोषों से शुरू होकर मलायन तक। इस अध्याय के आखिर में ओजस का जिक्र आता है। हाँ, ये ओजस क्या चीज है? ये बहुत सुना है। हाँ, ओजस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप शरीर की परम ऊर्जा, जीवन शक्ति, वाइटैलिटी कह सकती हैं। परम ऊर्जा? हाँ, ग्रंथ कहता है, ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रांतानां परम स्मृतम हृदयस्थमपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम 37। ये सभी 7 धातुओं का सार है। परम तेजस, रस से लेकर शुक्र तक, इन सब का जो निचोड़ है वो ओजस है। अच्छा। रहता तो मुख्य रूप से हृदय में है, हृदयस्थम, पर पूरे शरीर में फैला व्यापी रहता है। यही शरीर को टिकाए रखने का आधार है, देह स्थिति निबंधनम। और कैसा होता है ये? इसके गुण बताए हैं, स्निग्धम सोमात्मकम शुद्धम ईशत लोहित पीतकम। ये चिकना, स्निग्ध, शीतल, सोमात्मक, शुद्ध होता है और रंग में हल्का लाल पीला, ईशत लोहित पीतकम। और इसका महत्व देखिए, यन्नाशे नियतम नाशः, इसके नष्ट होने पर मृत्यु निश्चित है। अच्छा। और यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति, जब तक ये है तभी तक जीवन है। बाप रे, यानी ओजस ही जीवन है, कह सकते हैं, जीवन का सार। ये कम क्यों होता है और कैसे पता चलता है कि कम हो गया है? इसके कारण और लक्षण दोनों ग्रंथ बताता है। कारण, ओजः क्षीयत कोपप्युक्षुध्यान शोक श्रमाधिबेहि, मतलब क्रोध, चिंता, ध्यान, शोक, बहुत ज्यादा भूख लगना या उपवास करना, क्षुत, बहुत ज्यादा मेहनत, श्रम, इन सब से ओजस कम, क्षीयत होता है। अच्छा, गुस्सा, चिंता, थकान, इन सब से। हाँ। और लक्षण क्या है जब ये कम होता है? बिभेति दुर्बलो भीक्ष्णम, ध्यायति व्यथितेन्द्रियः, दुश्छायो दुर्मना, रुक्षो भवेत् क्षामश्च तत्क्षये। बिभेति मतलब डर लगना,
इंसान डरपोक हो जाता है, कमजोर महसूस करता है, हमेशा चिंता में डूबा रहता है, इंद्रियां परेशान रहती हैं, व्यथितेंद्रियां, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता। चेहरे की रौनक, दुच्छाया चली जाती है, मन उदास, दुर्मनाह रहता है, शरीर रूखा, रूक्षा और दुबला पतला क्षामा हो जाता है। ये तो इम्यूनिटी कम होने जैसे लक्षण लग रहे हैं। हाँ, ओजस का संबंध इम्यूनिटी से जोड़ा जाता है। अगर ओजस कम हो जाए तो उसे बढ़ाया कैसे जा सकता है, और अगर बढ़ जाए तो क्या होता है? बढ़ाने के लिए उपाय बताए हैं। जीवनी औषध क्षीर रसाद्यस तत्र भेषजम, मतलब जीवनी वर्ग की जो दवाएं हैं जैसे अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, दूध, क्षीर, मांस का रस, ऐसी पौष्टिक चीजें इसकी दवा हैं। अच्छा। पौष्टिक आहार और दवाएं। हाँ। और बढ़ने पर क्या होता है? ओजो वृद्धौ ही देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदयः। जब ओजस बढ़ता है तो शरीर में संतोष, तुष्टि, पोषण या स्थूलता, पुष्टि और बलोदयः की वृद्धि होती है। तो ओजस का बढ़ना तो अच्छा है। हाँ, आमतौर पर अच्छा ही माना जाता है, जब तक वो किसी वजह से दूषित ना हो जाए। उसकी वृद्धि अच्छी है। ये सारी जानकारी बहुत बहुत उपयोगी है। क्या ग्रंथ हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस संतुलन को बनाए रखने का कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है? कोई ऐसा सूत्र जिसे हम आसानी से अपना सकें? हाँ, एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल श्लोक है आखिर में। यदन्नम द्वेष्टि यद्यपि प्रार्थे ताविरोधी तु तत्तज्जन समश्नन् शतौ तौ वृद्धिक्षयौ जयेत। 42। यदन्नम द्वेष्टि, इसका क्या मतलब? ये कहता है कि जिस खाने की चीज से मन हटे, द्वेष्टि, अरुचि हो, उसे छोड़ देना चाहिए, तत्यजन। ठीक है। और जिस चीज की इच्छा हो, प्रार्थेत, जिसे खाने का मन करे उसे खाना चाहिए, समश्नंश। अच्छा, जो मन करे वो खाओ। रुकिए, एक शर्त है, अविरोधी तू। वो चीज सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि समोसे खाने की इच्छा हो रही है तो खाते ही जाएं। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, तो अगर वो चीज सेहत के लिए ठीक है और उसे खाने की इच्छा है तो खाएं, जिससे अरुचि है उसे छोड़ दें। ऐसा करने से हम वृद्धि और क्षय दोनों अवस्थाओं पर विजय पा सकते हैं। तौ वृद्धि क्षयो जयेत। वाह, यानी अपनी स्वाभाविक इच्छा और अरुचि पर ध्यान देना है, बस वो सेहतमंद हो। ये काम क्यों करता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसका कारण अगले श्लोक में दिया है। कुर्वन्ते ही रुचिम दोषा विपरीत समानयोः वृद्धा क्षीणाश्च भूयिष्ठम लक्ष्यन्त्य बुधास्तु न। अच्छा। जब दोष बढ़े हुए होते हैं तो वे अक्सर भूयिष्ठम, अपने से उल्टे गुणों वाली चीजों के प्रति रुचि पैदा करते हैं। जैसे वात रूखा ठंडा बड़ा हो तो शरीर गरम चिकनी चीज मांगता है, घी या गरम दूध पीने का मन करता है। हाँ, होता है ऐसा। और जब दोष कम होते हैं तो वे अक्सर अपने जैसे ही गुणों वाली चीजों की रुचि पैदा करते हैं। जैसे कफ भारी मीठा कम हो तो शरीर मीठी भारी चीज मांगता है। अच्छा, तो ये शरीर का खुद को ठीक करने का तरीका है। हाँ, एक तरह से शरीर इशारे देता है, लेकिन ग्रंथ ने भूयिष्ठम शब्द इस्तेमाल किया है, मतलब अधिकतर, हमेशा ऐसा नहीं होता। इसीलिए आगे कहा लक्ष्यन्ति अबुधाः तु न। जो नासमझ हैं वो इस इशारे को नहीं समझ पाते। मतलब सिर्फ इच्छा के पीछे नहीं भागना है, विवेक का इस्तेमाल जरूरी है। देखना है कि इच्छा सच्ची जरूरत है या सिर्फ जीभ का स्वाद या गलत आदत। ये बहुत गहरी बात है। इच्छा और रुचि के अलावा हम दोषों की स्थिति को और कैसे पहचान सकते हैं? इसका भी एक सरल सूत्र दिया है। यथा बनम यथा स्वम च दोषा वृद्धा वितन्वते रूपाणि जहति क्षीणः समास्वम कर्म कुर्वन्ते। इसका क्या मतलब? मतलब जब दोष बढ़े हुए होते हैं वृद्धा, तो वो अपने लक्षण रूपाणी, अपनी बढ़ी हुई ताकत यथा बलम के हिसाब से ज्यादा दिखाते। वितन्वते, जैसे वात बढ़ा तो रूखापन ज्यादा दिखेगा, दर्द ज्यादा होगा। ठीक। जब दोष कम होते हैं क्षीणा, तो वो अपने लक्षण दिखाना छोड़ देते हैं। जहति, जैसे पित्त कम हुआ तो गर्मी कम लगेगी, भूख कम लगेगी। और जब दोष संतुलित होते तो वो बस अपना सामान्य काम स्वं कर्म कुर्वन्ते करते रहते हैं, बिना कोई खास लक्षण दिखाए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ लबुलवाब यही है कि सेहत की कुंजी संतुलन में है, बैलेंस इज की। बिल्कुल। अध्याय का अंतिम श्लोक यही संदेश देता है।
य एव देहस्य समाविवृद्धे ते एव दोषाविष्मावधाय यस्मात्तस्ते हितचर्यया एव क्षयाद विवृद्धिरिव रक्षणीयः। ये क्या कहता है? ये कहता है कि वही दोष, धातु, मल जो संतुलित होने पर शरीर का विकास विवृद्धि करते हैं, वही जब असंतुलित हो जाते हैं, चाहे बढ़ जाएं या घट जाएं, तो विनाश वधाय का कारण बनते हैं। इसीलिए यस्मात् अतः हमें सही जीवन शैली और आहार हितचर्या एव से खुद को न सिर्फ इनके बढ़ने विवृद्धि एव बल्कि इनके कम होने क्षयात से भी बचाना रक्षणीय चाहिए। तो संतुलन बनाए रखना ही सबसे जरूरी है। यही स्वास्थ्य है। तो ये थी हमारी अष्टांग हृदयम के दोषादि विज्ञानी अध्याय के आईने में शरीर के मूल तत्वों वात, पित्त, कफ, धातु, मल और हाँ, ओजस की एक गहन समझ। हमने देखा कि संतुलन में कैसे काम करते हैं और असंतुलन में क्या क्या हो सकता है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यही है कि इन अवस्थाओं को साम्यावस्था, वृद्धि, क्षय और इनके लक्षणों को, इनके संकेतों को पहचानना ही अपने स्वास्थ्य को समझने और किसी भी गड़बड़ी को जल्दी पकड़ने का पहला कदम है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शरीर के भीतर सब कुछ कितना गहरा जुड़ा हुआ है और संतुलन ही जीवन का आधार है। बिल्कुल। और आज की बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। ग्रंथ कहता है कि हमारी इच्छाएं और अरुचियां हमारे शरीर की अंदरूनी कहानी कहती हैं, बशर्ते वो अविरोधी हों। तो क्या वाकई अपने शरीर के इन बारीक इशारों को ध्यान से सुनना, अपनी सच्ची ज़रूरतों को सिर्फ आदतों या जीभ के स्वाद से अलग करके पहचानना हमें आयुर्वेद के बताए उस अनमोल संतुलन को पाने में मदद कर सकता है? क्या हम सच में अपने शरीर की भाषा सुनना सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। जरूर। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।